आप देखेंगे अगर हरिद्वार के अंदर सिडकुल के अंदर नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन 24 न्यूज। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे नैनीताल की। नैनीताल में सुबह नगर के एक होटल में ठहरे हुए यहाँ पर एक 30 वर्षीय युवक की दुखद मौत हो गई है। मृतक कल शाम यहाँ पर अपनी पत्नी के साथ पहुंचा था और बताया जा रहा है कि यहाँ पर शादी के बाद पहली बार यहाँ पर आया था। दोनों की 22 दिन पहले ही शादी हुई थी और सुबह करीब 5 बजे जो है बताया जा रहा है कि जब यहाँ पर तजबुल के यहाँ पर शरीर में कोई हरकत नहीं हुई तो पत्नी ने यहाँ पर इसकी सूचना होटल कर्मियों को दी। आनन फानन में यहाँ पर होटल कर्मियों की तरफ से उसे मेडी पांडे जिला चिकित्सालय में जो है भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। रामपुर से एक जो है दो कपल जो है यहाँ घूमने के लिए आए हुए थे और उसमें जिसकी मृत्यु हुई है वो जो तजबुल हसन है वो यहाँ घूमने के लिए आए हुए थे। उनको आज हमें सुबह सूचना दी गई कि किसी व्यक्ति की किसी होटल में मृत्यु हो गई है, तो हमारी पुलिस वहाँ गई। उसके बाद हमने पंचायतनामा भरने की कार्रवाई चल रही है और उसके बाद हम पोस्टमार्टम के लिए भेजेंगे। अभी तक किस वजह से मृत्यु हुई है इसका पता नहीं चल सका, इसकी हम लोग जाँच करेंगे और जाँच के बाद अग्रिम कार्रवाई। और चलिए बात करेंगे लक्सर की। आपको देखिए यहाँ पर जो है 16 दिसंबर को देहरादून में होने वाली कांग्रेस नेता राहुल गांधी और साथ ही बताया जा रहा है कि उत्तराखंड विजय सम्मान रैली को सफल बनाने के लिए हरिद्वार की कांग्रेस ने ताकत झोंक दी है और पार्टी यहाँ पर सभी 11 विधानसभाओं में यहाँ पर रैली पर्यवेक्षकों को भी यहाँ पर नियुक्त किया और साथ ही लक्सर पर्यवेक्षक यहाँ पर वीरेंद्र ठाकुर, झबरेड़ा पर्यवेक्षक यहाँ पर आशीष सैनी ने यहाँ पर तीनों विधानसभाओं का भी दौरा किया और रैली की तैयारियों को लेकर यहाँ पर जायजा लिया। इस दौरान पुराने कांग्रेसी अभी से भी यहाँ पर सलाह मशवरा लिया जा रहा है। साथ में सत्ता आ गई है, लेकिन अब लोग समझ रहे हैं कि निश्चित तौर पर 2022 में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए और राहुल जी की रैली को सफल बनाने के लिए ही हम यहाँ पर लक्सर में अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ में उपस्थित हैं। हरिद्वार में जनसंपर्क किया जा रहा है जी। हरिद्वार में पूरी 11 की 11 विधानसभाओं में अलग अलग पर्यवेक्षक हैं, वो अपने अपने विधानसभाओं में जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं और इस रैली को ऐतिहासिक रैली बनाने का पूरा इंतजाम किया जा रहा है। और लक्सर में आज 2 केंद्रों पर लोक सेवा आयोग की यहाँ पर सम्मिलित राज्य अफसर जो है अधीनस्थ यहाँ पर सेवा की प्रारंभिक परीक्षा कराई गई और इसमें यहाँ पर पंजीकृत 1336 में से यहाँ पर 514 परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए पहुंचे। बच्चों ने यहाँ पर प्रश्न पत्र को आसान तो बताया पर कहा है कि यहाँ पर इसी की वजह से इसमें यहाँ पर सिलेक्शन मुश्किल होगा। लक्सर स्थिति यहाँ पर बताया जा रहा है कि केवी इंटर कॉलेज में यहाँ पर कुल 850 परीक्षार्थियों के लिए केंद्र बनाया गया था, लेकिन 10 बजे तक इनमें से यहाँ पर महज जो है 516 बच्चे ही पहुंचे थे। बहुत आसान था, मतलब जिसकी तैयारी बेहतर है उनका सिलेक्शन होना मतलब बहुत वो था। पेपर लीक वाला कोई मामला नहीं है। मैनेजमेंट का भी सिस्टम बहुत बढ़िया रहा है और पेपर जो है बहुत ही इजी था। जनरल एप्टीट्यूड वगैरह बहुत आसान था। तो ठीक है, बट पेपर इजी था। पेपर इतना टफ नहीं कह सकते, अगर तैयारी अच्छी हो तो पेपर इजी था। मैं सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ। दरअसल एग्ज़ाम मॉडरेट लेवल का था और एप्टीट्यूड तो बहुत ही इजी था इसमें। बाकी करंट अफेयर्स और जीके उत्तराखंड भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ था और पेपर काफ़ी अच्छा हुआ है। बच्चों का काफ़ी लेवल सही था और आई थिंक जहाँ तक लगता है कि इसकी जो कट ऑफ आएगी तो 9900 के आसपास रहेगी। और एक युवक का कुछ यहाँ पर युवकों ने मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर वीडियो में कुछ युवक अपने साथी में यहाँ पर उससे इसके साथ डंडों से यहाँ पर उसकी जमकर मारपीट कर रहे हैं और दौड़ा दौड़ा कर उसे मारते हुए नजर आ रहे हैं। हमलावर यहाँ पर युवकों ने जो है पूरी घटना का वीडियो भी बनाया और फिर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। घटना के बाद से ही यहाँ पर पीड़ित युवक जो है अनुप लापता बताया जा रहा है और साथ ही इसको लेकर परिजनों ने लक्सर कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई करने की मांग की। कि जी एक दलित का लड़का है, ठीक है, जो इनका लड़का है जी अनूप नाम है उसका, बाप का नाम करण सिंह है, ठीक है। तो वो कुछ सामान लेने के लिए यहाँ पे चले गया इधर मेडिकल स्टोर पे, ठीक है। तो कुछ जो 2-3 लड़के का अबरार नाम का लड़का है और 2-3 जनों के व्यक्ति की पहचान हुई है। तो उन्होंने उसके ऊपर मतलब अजैब तरीके से बहुत बुरी तरीके से बचाया गया है, जिसकी वीडियो हमारे पास में। एप्लीकेशन देने के लिए आए हैं। किस चीज़ की? मेरा लड़का रात इधर गया था बाजार में
सामान लेने के लिए और उनके साथ मारपीट करी है। वो तो मुझे पता नहीं कौन कौन है कौन कौन नहीं। अबरार है, कोई अबरार है, स्मैक डीलर है, वो स्मैक बेचता है वो। और जोशीमठ सीमांत क्षेत्र का एक ऐसा पर्यटक स्थल जिस पर्यटक स्थल का नाम कुवार से बताया जा रहा है और जिस यहाँ पर कुवारी पास में ही हर साल इस महीने पर्यटक यहाँ पर इस जगह का लुत्फ उठाने के लिए पहुंचते हैं। देश और विदेश से यहाँ पर दौड़े चले आते हैं। हालांकि यहाँ पर जोशीमठ सीमांत क्षेत्र में यहाँ पर कई ऐसे पर्यटक स्थल हैं जिन पर्यटक स्थलों की यहाँ पर कल्पना शायद ही कोई कर सकता है। कई पर्यटक स्थल तो यहाँ पर ऐसे हैं जिन पर जो है पर्यटक स्थलों की यहाँ पर कल्पना भारत देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी यहाँ पर की जाती है। और चलिए बात करेंगे डोईवाला की। आपको बता दें कि यहाँ पर डोईवाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पीपी मोड के यहाँ पर उसको निरस्त करने की मांग को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल का आंदोलन 19वें दिन भी जारी रहा। आज यूकेडी नेताओं ने यहाँ पर हॉस्पिटल परिसर से यहाँ पर डोईवाला चौक तक जन आक्रोश रैली निकालकर अपना विरोध जताया है। यूकेडी नेताओं ने कहा कि यहाँ पर देहरादून में बैठी बीजेपी की सरकार डोईवाला हॉस्पिटल में चल रहे आंदोलन को अनदेखा कर रही है। आंदोलन की यहाँ पर अनदेखी से नाराज यूकेडी नेताओं ने कहा है कि अगर हॉस्पिटल को फिर से यहाँ पर सरकारी संरक्षण में कराने के लिए यूकेडी हर कदम उठाएगी। सरकार दरअसल भाजपा और कांग्रेस दोनों इस आंदोलन के लिए जिम्मेदार हैं। इस डोईवाला अस्पताल की बदहाली के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों जिम्मेदार हैं। कांग्रेस ने अपने टाइम पे 8 करोड़ 42 लाख रुपए जो इसके लिए स्वीकृत था पहले से, उसको निरस्त कर दिया। तो भाजपा ने इसको उठा करके जो है हिमालयन हॉस्पिटल को सौंप दिया। तो डोईवाला की समस्त जनता जो है इसके प्रति विरोध में है। तमाम लोग इसके खिलाफ है, तमाम जन संगठन राजनीतिक दल इस अनुबंध के खिलाफ हैं। इसलिए आज उत्तराखंड क्रांति दल भी लंबे समय से लगभग 19 दिन हो गए आज आंदोलन करते हुए, और हमारी एक ही मांग है कि या तो इसका अनुबंध रहेगा या तो हम लोग रहेंगे। और उत्तराखंड विधानसभा का अंतिम सत्र समाप्त हो गया है। बताया जा रहा है कि कल विधानसभा का अंतिम सत्र का अंतिम दिन था और संसदीय कार्य मंत्री बंशीधर भगत ने यहाँ पर पूरे सदन की ओर से यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष का भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने यहाँ पर विधानसभा सचिव और साथी कर्मचारियों और साथी मीडिया कर्मियों का भी आभार व्यक्त किया है। देखिए, आज अपने इस कार्यकाल का तो मैं कह सकता हूँ कि अंतिम विधानसभा सत्र का अंतिम दिन और अंतिम शुरुआत में बहुत सुंदर ये सत्र संपन्न हुआ। वैसे तो आप जानते हैं, सब लोग साक्षी हैं कि अभी तक जितने भी सत्र हमारे यहाँ संपन्न हुए इस कार्यकाल के बहुत अच्छे संपन्न हुए। तभी मैं कह सकता हूँ कि 70 जो प्रोवेशन हुए उसमें से 27 सभी प्रश्नों के उत्तर उत्तरित हुए। ये दर्शाता है कि हमारी विधानसभा में ये बहुत फ्रूटफुल हमारी विधानसभा का ये सत्र वर्षगांठ मना रहे हैं। लगभग 3.5 घंटे से ज़्यादा हम लोगों ने इस पर चर्चा की और सभी मान्य सदस्यों ने इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया। बहुत अच्छे अपनी बातें रखी। मैं आज आप मीडिया के साथियों का, हमारे सचिवालय के तमाम अधिकारी कर्मचारियों का, हमारे पुलिस के और प्रशासन के अधिकारियों का और अपने गार्जियन महामहिम राज्यपाल जी का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय मंत्रीगणों का, सभी विधायकों का, पक्ष हो या विपक्ष, सभी का मैं बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। सभी ये सुंदर और अच्छे ढंग से हमारा सदन ये पूरे 5 साल हमारे जो सत्र हुए वो सब। और चमोली जिले का सबसे दुरुस्त गांव माना जाता है डुमक गांव को। जी हां, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एक ऐसे दुरुस्त गांव की जिस गांव में यहाँ पर पिछले 3 दिनों से लगातार रात्रि के वक्त यहाँ पर पांडव नृत्य का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर इस गांव में 7 साल बाद पांडव नृत्य का आयोजन किया जा रहा है और साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर यह पांडव नृत्य पिछले 7 सालों में पहले इस गांव में यहाँ पर किया गया था। स्थानीय ग्रामीणों की माने तो यहाँ पर यह पांडव नृत्य वे लोग यहाँ पर अपने गांव की सुख समृद्धि के लिए कर रहे हैं ताकि गांव में कोई भी परेशानी ना आए। और चलिए बात करेंगे अल्मोड़ा की। आपको बता दें कि यहाँ पर अल्मोड़ा जिले के यहाँ पर रानीखेत विधानसभा में बीजेपी नेता डॉक्टर प्रमोद नैनवाल के यहाँ पर रानीखेत विधानसभा पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और साथ ही ग्रामीणों ने यहाँ पर डॉक्टर प्रमोद नैनवाल का ढोल नगाड़ों के साथ और साथ ही फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। रानीखेत विधानसभा क्षेत्र की जनता ने यहाँ के विधायक आदरणीय करण मेहरा जी को 5000 वोटों से जीता करके विधानसभा भेजा था, लेकिन आज
पूरे क्षेत्र की जनता बहुत दुखी है और बहुत अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रही है। विधायक जी ने जीतने के बाद जनता के दुख दर्द की कोई उनकी खैर खबर तक नहीं ली, उनको विकास कार्यों से कोई मतलब नहीं। नेता प्रमोद ननवाल जी आए तो उन्होंने यहाँ क्षेत्रीय समस्याओं के बारे में बातचीत की। जैसे यहाँ की समस्या, हमारे उत्तराखंड में सबसे बड़ी समस्या है प्लान। उन्होंने प्लान के बारे में कहा और नशे के बारे में कहा और जंगली जानवरों से जो हमारी खेती बाड़ी नष्ट हो रही है उसके बारे में कहा। और हमारे क्षेत्रीय लोगों ने उनसे कई प्रकार के प्रश्न भी किए जिनका उन्होंने हल दिया और उन्होंने कहा कि परिवर्तन ही देश का नियम है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर की आपदा के यहाँ पर अनूपपुर के SECL सुहागपुर अंतर्गत अमलाई संयुक्त कोयला मजदूर सभा एटक का यहाँ पर अमलाई बगवार यूनिट का सम्मेलन आज संपन्न हुआ है और जिसमें यहाँ पर एरिया पदाधिकारियों की यहाँ पर उपस्थिति में बगवार की यहाँ पर विभिन्न कार्यकारिणी का भी गठन किया गया, जिसमें यहाँ पर मोहम्मद इस्माइल को बगवार यूनिट का यहाँ पर अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। और साथ ही सम्मेलन में यहाँ पर पदाधिकारियों ने कहा है कि एटक यूनियन हमेशा श्रमिकों के हित में यहाँ पर काम करती रही है और हमारे श्रमिक संगठन में यहाँ पर पूरे लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचन प्रक्रिया कराई जाती है। सुहागपुर एसकेएमएस का एटक का अध्यक्ष सुहागपुर क्षेत्र का हूँ और साथ ही साथ बंगवा ब्रांच का भी हूँ। साथियों, जैसा लोकतांत्रिक प्रक्रिया हमारे में चलती है एसकेएमएस एटक में, आज हमारे शाखा बंगवार का विगत 4 वर्षों में कोविड के चलते हम थोड़ा डिले हो गए थे, जबकि हर 3 वर्षों में हम सम्मेलन करते हैं और लोकतांत्रिक प्रदेश करते हैं और इसमें कोई भेदभाव नहीं, कोई जात नहीं, कोई प्रांत नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। जो मजदूर के हित में काम करेगा और जो हमारे कैडर, हमारे साथी मजदूर जिसको चुनना चाहेंगे, जिसको विश्वास करना चाहेंगे, वही होगा। हमारे संगठन में किसी को थोपा नहीं जाता है। हमारे संगठन का एक विधान है कि हर 3 वर्ष पश्चात सम्मेलन होना चाहिए और एक प्रक्रिया है कि एक लोकतांत्रिक तरीके से सर्वसम्मति से हम लोग एक बॉडी गठन करते हैं जो आने वाले समय में मजदूर के हित के लिए लड़ाई लड़ती है और कार्य करती है। उसी के अंतर्गत हमने ये कार्यक्रम रखा है और एक लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग सम्मेलन कर रहे हैं। हमारा एटक का हमेशा उद्देश्य रहा है कि हम लोग मजदूरों के हितों की लड़ाई हमेशा प्रमुखता से उठाएं और उनके हित में कार्य करें। और संयुक्त किसान मोर्चा के 380 दिनों से यहां पर संघर्ष का जश्न कोतमा ब्लॉक के यहां पर ग्राम पंचायत पौड़ी चौड़ी में भी मनाया गया है। ये कार्यक्रम यहां पर मध्य प्रदेश किसान सभा जिला समिति अनूपपुर के यहां पर तत्वाधान में किया गया था। कार्यक्रम में यहां पर कार्यकर्ता, किसान, मजदूर और साथी बच्चों ने यहां पर नारा लगाया कि यहां पर फूल बरसा करके करो तैयारी, जीत की आ रहे हैं ट्रैक्टरधारी। वक्त और साथी बताया कि यहाँ पर जो है अपने संबोधन में कहा है कि यहाँ पर यह आजादी के इतिहास में पहली बार जंग है कि यहाँ पर जिसमें किसान सादगी और साथ ही सद्भावना के साथ 380 दिन का संघर्ष करता रहा और तानाशाह सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार को झुकना पड़ा है। और बड़गांव के यहाँ पर इष्ट देवी मां भगवती के यहाँ पर मंदिर में भी आज सुबह 4 बजे से यहाँ पर भक्तों का आना जाना रहा। क्या है पूरा मामला, इस खबर रिपोर्ट में यहाँ पर आगे देखिए कि हम यहाँ पर आपको बता दें कि आज इस महीने के यहाँ पर अंतिम नवरात्र में बड़गांव के यहाँ पर इष्ट देवी मां भगवती के मंदिर में यहाँ पर सुबह से ही भक्तों का आना जाना रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर बड़गांव में स्थित मां भगवती का मंदिर कई युगों से यहाँ पर पुराना मंदिर बताया जाता है। इस मंदिर में यहाँ पर आए दिन माता के भक्त माता के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए पहुंचते हैं और बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पर इस मंदिर में भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। बता देना चाहता हूँ कि ये हमारा ये दुर्गा मंदिर जोशीमठ ग्राम पंचायत बड़गांव में पड़ता है। ये सिद्धपीठों में इस मंदिर की गिनती की जाती है और यहाँ पे ग्रामीणों द्वारा हर नवरात्र में ग्रामीणों द्वारा पूजा की जाती है। और इसलिए बात करेंगे बद्रीनाथ की। आपको देखिए यहाँ पर भू बैंकुट धाम बद्री धाम जो कि धाम चारों धामों में सर्वश्रेष्ठ धाम माना जाता है और जो धाम मात्र 6 महीनों के लिए यहाँ पर आम श्रद्धालुओं के लिए खोला जाता है। आपको बता दें कि यहाँ पर बद्री धाम के कपाट शीतकालीन चलते यहाँ पर बंद हो चुके हैं। हालांकि आज भी यहाँ पर बद्रीनाथ धाम में भारतीय सेना के जवान और साथ ही पुलिस प्रशासन के साथ साथ मंदिर के कुछ सेवादार और साथ में यहाँ पर कुछ साधु महात्मा भी बद्री धाम में इस वक्त मौजूद हैं। गौरतलब है कि यहाँ पर पिछले दिनों यहाँ पर भू बैंकुट धाम में हल्की हिमपात हुई थी और जिस कारण पूरा बद्री पूरी बर्फ की चादर में ढक गया था।
चारों धामों में सर्वश्रेष्ठ धाम माना जाता है बद्री धाम को, जहां हर साल हजारों लाखों की संख्या में तीर्थयात्री बद्री धाम के दर्शन हेतु पहुंचते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं चारों धामों में सर्वश्रेष्ठ धाम बद्री धाम की, जहां के कपाट 20 नवंबर को सायंकाल 6:45 पर शीतकालीन हेतु बंद कर दिए गए। अब बद्रीनाथ में भारतीय सेना से लेकर के पुलिस प्रशासन और मंदिर के कुछ कर्मचारी बद्रीनाथ में मौजूद रहते हैं। लेकिन बद्रीनाथ की बात करें तो बद्रीनाथ में पिछले दिनों हल्की हिमपात हुई थी, जिस कारण बद्रीनाथ में काफी ठंड इस वक्त महसूस की जा रही है। हालांकि बद्रीनाथ का मंदिर काफी खूबसूरत इस वक्त दिखाई दे रहा है, लेकिन बद्रीनाथ में बताया जा रहा है कि सुबह शाम काफी ठंड महसूस की जा रही है इस वक्त। कैमरामैन साथी अविनाश डुंगराल के साथ नवीन सिंह की खास रिपोर्ट। बलरामपुर की जिला रामचंद्रपुर जनपद क्षेत्र की ग्राम पंचायत लोधा के यहाँ पर नीलेश के जन्म से ही यहाँ पर एक बीमारी से स्थिति जो है खराब है, जो कि यहाँ पर चलने के लायक भी नहीं है। माता पिता की दयनीय स्थिति होने के कारण उसका इलाज संभव नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपदा की यहाँ पर बहुत जल्द विधायक बृहस्पति सिंह के यहाँ पर प्रयास से नीलेश को इस बीमारी से निजात मिल पाएगी और फिर एक सामान्य जीवन बिताने लगेगा। नीलेश नाम का एक बच्चा है 4 साल का, जिसका एब्डोमिनल लंप है, पेट में एक ग्रोथ है जो कोंजेनाइटल डिफेक्ट है। एक हिसाब से इसको एक्जोम्फेलस मेजर के नाम से जाना जाता है। तो इसके लिए अपने चिरायु टीम इसमें अभी लगी हुई है। इसका कागजी कार्रवाई पूरा हो गया है। इसको कल या परसों में अपन रायपुर ले जाएंगे, जहां इसका सर्जिकल इंटरवेंशन होगा। मेरे संज्ञान में आज पहला बार आया है और आदिवासी परिवार का है, बहुत गरीब परिवार के हैं। ऑपरेशन और इलाज के लिए उसके पास पैसे नहीं है। हमने आज कहा है कि आज के बाद जो भी इनकी इलाज में खर्चे आएंगे, चाहे 10 लाख हो, चाहे 20 लाख हो, चाहे जितना भी हो, सरकार से हम सहयोग करा के इसकी पूरी इलाज की खर्चा। कोविड संक्रमण से यहाँ पर बचाव को लेकर साथ ही सुरक्षा चक्र बनाने के संकल्प के साथ यहाँ पर जिले में कोविड टीकाकरण महाअभियान के द्वितीय चरण में यहाँ पर कल शाम तक 46,503 लोगों ने यहाँ पर कोविड टीका लगवाया है। इस महाअभियान के यहाँ पर द्वितीय चरण में स्वास्थ्य अमले की तरफ से यहाँ पर सुबह यहाँ पर टीकाकरण दल के द्वारा अपने गंतव्य तक पहुंचकर टीकाकरण की यहाँ पर शुरुआत की गई। इस टीकाकरण महाअभियान के तहत यहाँ पर जिला प्रशासन पूरी टीम नगर गांव के घर घर गली मोहल्ले में पहुंचकर लोगों को टीका लगा रही है। और चलिए बात करेंगे भोपाल की। आपको बता दें कि यहाँ पर पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू होने के प्रथम दिन ही यहाँ पर सापेक्ष परिणाम भी दिखाई देने लगे हैं और एक यहाँ पर भूखंड को 2 लोगों को बेचकर लाखों रुपए हड़पने वाले प्रमोद कुमार दाहिया पर पिपलानी थाना में यहाँ पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। साकेत नगर निवासी प्रमोद कुमार दाहिया भूखंडों के यहाँ पर क्रय विक्रय का काम करता है। उसने यहाँ पर इस भूखंड को पूर्व में यहाँ पर आशीष द्विवेदी और साथ को जो है उसके बाद इस भूखंड का अनुबंध कर दिया था और साथ ही बताया जा रहा है कि इस पर मामले को लेकर अब कार्रवाई की जाएगी। सर, आपके साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया, कौन आरोपी, क्या धोखाधड़ी की गई थी? आरोपी का नाम है प्रमोद कुमार दहिया और धोखाधड़ी ये की है कि जिस भूखंड को उसने मुझसे रुपए लेके मेरे साथ एग्रीमेंट किया कि मैं आपको भूखंड दूंगा, उसी भूखंड को कुछ समय उपरांत में बैंक में बंधक रख के और 30 लाख रुपए बैंक से भी ले लिए। अब ना इसने हमें दिया भूखंड और बैंक की जानकारी मुझे नहीं है, हो सकता है बैंक को भी ना मिला हो रुपया, और ये रुपया लेके अब हमारे साथ धोखाधड़ी की है, जिसकी रिपोर्ट मैंने थाना पिपलानी में की है और इस पर FIR दर्ज की जा चुकी है। इसमें थाना पिपलानी अंतर्गत एक फरियादी हैं शिकायतकर्ता आशीष द्विवेदी, उनके द्वारा कंप्लेंट की गई 9,60,000 रुपये लेने के बाद भी इनके साथ इनके जमीन संबंधी धोखाधड़ी की गई है। प्रथम दृष्टया साक्ष्य में फोर्जरी के एविडेंस मिलने पर से 420 IPC की कार्रवाई की गई है और इसमें केंद्र सरकार से बातचीत के लिए बनी संयुक्त किसान मोर्चा के प्रमुख किसान नेता शिव कुमार शर्मा कक्काजी का बड़ा बयान सामने आया। किसान नेता ने शिव कुमार शर्मा ने यहां पर कहा है कि केंद्र सरकार के वायदे के बाद हमने किसान आंदोलन तो यहां पर वापस ले लिया, लेकिन 15 जनवरी को हम केंद्र सरकार के वायदों की यहां पर समीक्षा भी करेंगे। इस दिन यहां पर संयुक्त किसान मोर्चा की बड़ी बैठक रखी गई और अगर फिर भी यहां पर किसानों की मांगों को नहीं माना गया तो हम मिशन यूपी प्रदेश में चले जाएंगे। हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है। MSP पर कमेटी बनाने के लिए घोषणा की है। 15 जनवरी को हम बैठ रहे हैं, SKM की बड़ी बैठक होगी
15 जनवरी तक कितने मुकदमे वापस लिए, कितनों को मुआवजा मिला, जो सरकार ने वादा किया था वो कितना पूरा किया, कितना नहीं किया, उसका वैल्यूएशन करने के बाद आगामी रणनीति हम बनाएंगे 15 जनवरी को। अगर 15 जनवरी तक सरकार ने कुछ नहीं किया तो हम अपने वादे के अनुसार से हमको मिशन यूपी में जाना पड़ेगा। और जबलपुर हाईकोर्ट के यहां पर आदेश के बाद आर्थिक राजधानी इंदौर समेत पूरे प्रदेश में आरटीओ की तरफ से यहां पर बिना नोटिस दिए गए वाहन जब्ती की कार्रवाई से प्रदेश के यहां पर ऑटो टैक्सी के यहां पर चालक परेशान हैं। बताया जा रहा है कि यहां पर जो है 200 से 250 रुपए रोज कमाकर यहां पर अपने परिवार चलाने वाले प्रदेश के यहां पर 4 लाख परिवारों के सामने रोजगार के रास्ते बंद होने लगे हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि यहां पर आरटीओ की तरफ से उनके जब्त वाहनों के यहां पर छुड़ाने का भी कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा है। ऑटो टैक्सी संचालकों का कहना है कि यहाँ पर 2 लोग जो है लॉकडाउन के बाद उनका कारोबार पूरी तरह से बंद हो गया है। ये 200-250 रुपये रोज कमाने वाले लोग हैं, 200-250 रुपये रोज के किराए से रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, और इनके ऊपर अगर 15-15, 20-20 हज़ार रुपये का चालान बना दिया जाएगा तो कैसे? हाँ, आरटीओ का कहना है कि ये जबलपुर हाईकोर्ट का आदेश है, तो एडवोकेट एहतेशाम हाशमी साहब इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे और सरकार से और प्रशासन से मांग करेंगे, हाईकोर्ट से भाई सरकार से मांग करेंगे कि इसको थोड़ा रोका जाए, इनको कम से कम 90 दिन का टाइम दिया जाए ताकि अपने कागज़ कंप्लीट कराएं। एक ऑटो चालक जब ऑटो चलाता है तभी उसका परिवार पलता है। उन ऑटो चालकों के जो लीडर्स हैं, ऑटो संघ के जो लीडर्स हैं, वो हमारे टच में हैं। करीब 4 लाख ऑटो चालक जो हैं, जो ऑटो चला के अपने घर का खर्चा चलाते हैं, वो हमारे संपर्क में हैं और हमारी लॉयर्स की टीम पूरी तरह से, पूरी मजबूती से उनको कानूनी मदद करने के लिए तैयार है। और बहुत जल्द हम एक रिप्रेजेंटेशन ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश को देंगे और मिनिस्ट्री ने भी या मंत्री साहब ने भी अगर हमारी बात नहीं सुनी तो फिर हम अपनी रिक्वेस्ट लेके ऑनरेबल हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। कुरई विकास खंड के अंतर्गत कर्माझेरी नेशनल पार्क यहाँ पर ग्राम बेरिले पार्क यहाँ पर ग्रामीणों ने ग्राम के यहाँ पर नजदीकी फॉरेस्ट गार्ड जांच नाका और साथ ही यहाँ पर टेंच बनाया जा रहा है, जहां पर ग्रामीणों की तरफ से उसका हमारा समस्या ऐसा है कि भैया जो नाका बन रहा है, ये नाका जो बन रहा है दूसरा बीट में बन रहा है और नाका का सेक्शन हुआ था बरेली पार बीट का, अब बरेली पार बीट में नहीं बन रहा है, दूसरे का बीट में बन रहा है। तो ये बनने से आपकी समस्या क्या है? समस्या बहुत दिक्कत है साहब, आने जाने का रास्ता यही है। अभी कुछ दिन जाने देंगे, इसके बाद फिर बंद कर देंगे, इसमें बहुत समस्या जाएगा। हमें गांव वालों से इतना आपत्ति है कि यहाँ से तेंदुपत्ता, निस्तारी, जलाऊ लकड़ी लेके आते हैं तो थोड़ा सा दहशत में रहता है गांव का माहौल कि यार भीड़ गार्ड सामने खड़ा है, हम कैसे जाएं कैसे आएँ, थोड़ा सा हम लोग में आने जाने में दिक्कतें होती है। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि नाका बने, पर यहाँ ना बने, यहाँ से और कहीं आगे बन जाए। इसमें हमें आपत्ति नहीं है, पर आपत्ति इस बात का है कि हाँ हमारा शमशान घाट बाजू में है, हमारे गांव घर की महिलाएं यहाँ तक आती हैं, बाहर विचरण करते हैं, तो हम चाहते हैं कि एक तो वैसे ही ये गांव का मवेशी वाला वो खिरका है, यहाँ बैठने उठने काम चलता है और वो उस जगह में यहाँ नाका बन रहा है तो हमें आपत्ति तो है। नाकेदार जो हैं बीट गार्ड बरेली पार के हैं, तो ये दूसरे बीट में नाका कैसे बना रहे हैं? मतलब जहाँ नाका बन रही वो बीट सालई के नाम से है और नाका जो बन रहा है बरेली पार के नाम से बन रहा है, पर बीट बरेली पार बीट में बनना चाहिए तो ये सालई बीट पे बना रहे हैं। ऐसा क्यों? मतलब ना किसी कोई आदमी से पूछना, ना कुछ करना और ज़बरदस्ती कहीं भी समिति से भी नहीं पूछना और इन लोग बना लिया। इसमें तो ऐसा है कि ये कंपार्टमेंट में बन रहा है, अब ऊपर से हमको आदेश है कि यहाँ बनाओ, तो हम वन रक्षक नाका बना रहे हैं। ग्रामीण लोग जो डिले अगर बोला है तो अभी हम अपने तरफ से डिले कर देंगे उसको।
और चलिए बात करें भोपाल की। आपको बता दें कि कुन्नूर हादसे में यहाँ पर शहीद हुए यहाँ पर जवान का पार्थिव शरीर भोपाल पहुंचा और साथ ही आपको बता दें कि पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर अंतिम यात्रा में भारी संख्या में यहाँ पर नेता और साथ ही आमजन भी शामिल हुए हैं। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर जो है कुन्नूर हादसे में शहीद जितेंद्र कुमार का पार्थिव शरीर भोपाल पहुंच गया था और सेना के विशेष विमान से दिल्ली से भोपाल ओल्ड एयरपोर्ट पर पहुंचा है। आपको बता दें कि यहाँ पर भोपाल के ओल्ड एयरपोर्ट से सीहोर के लिए यहाँ पर रवाना हुआ है। सीडीएस बिपिन रावत के जो है साथ यहाँ पर शहीद हुए थे। सीहोर धामनंदा के यहाँ पर जितेंद्र कुमार आर्मी के वाहन से सड़क मार्ग के जो है द्वारा भोपाल से जिला सीहोर के लिए रवाना किया गया था। और चलिए बात करेंगे उत्तर प्रदेश के कन्नौज की। आपको बता दें कि यहाँ पर सड़क पर एक युवक का शव मिलने से इलाके में दहशत फैल गई है और साथ ही आपको यहाँ पर शव मिलने से लोगों में दहशत का माहौल भी देखा जा रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर जो है कन्नौज की छिबरा माऊ क्षेत्र के पुरा भोज रोड पर युवक का शव मिला था और शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। युवक के पास पड़े यहाँ पर कारतूस और साथ ही शराब की बोतल के चलते आत्महत्या की भी आशंका जाहिर की जा रही थी। मौके पर यहाँ एसपी और साथ ही फोरेंसिक टीम पहुंची। यहाँ पर साथ ही बताया जा रहा है कि मामला हत्या का नजर आ रहा है और एसपी का कहना है कि यहाँ पर जल्द ही इस पूरे वारदात का खुलासा किया जाएगा। इनकी लड़ाई झगड़ा बहुत चिल मिली है। मैं कल शाम 6 बजे 7 बजे फिर तो लोगों ने फोन करो रात में पता करते रहे सवेरे पता करो अपने पूछी पिताजी से कि पता लोगो कि नहीं पता लोगो तो फिर यंत्र से फोन को मेरे थी कहो तो मेरी गोली लगी तब हम लोग भज के आए। तब थाना छिबरा मऊ क्षेत्र के घुसवापुर गांव में एक 36 वर्षीय व्यक्ति की डेड बॉडी मिली है। प्रथम दृष्टया देखने से लग रहा है कि धारदार हथियार से सर पे वार कर हत्या की गई है। पुलिस पंचायतनामा की कार्रवाई कर रही है। और चलिए बात करेंगे संभल की। आपको तो देखिए संभल में लगातार चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। गुन्नौर में यहाँ पर चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, जिसमें यहाँ पर ग्रामीणों के घर से चोर चोरी करके ले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर चोरी होने के बाद भी यहाँ पर काफी दिनों तक मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता। ऐसा ही एक मामला गुन्नौर थाना क्षेत्र के गाँव मैदाबली का सामने आ रहा है, जहां पर पीड़ित चरण सिंह के घर में यहाँ पर चोरों ने यहाँ पर चोरी की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें यहाँ पर नकदी सहित जरूरी सामान को भी चोर अपने साथ लेकर फरार हो गए थे। जब यहाँ पर पीड़ित ने काफी छानबीन के बाद गांव के ही 2 लोगों पर चोरी का आरोप लगाते हुए पुलिस को यहाँ पर 2 लोगों के खिलाफ तहरीर दी थी, जिसमें यहाँ पर 2 महीना बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है और ना ही मुकदमा दर्ज किया गया। पीड़ित तो लगातार थाने और साथ ही चौकी के यहाँ पर चक्कर काटने को मजबूर है। हमारे चोरी तारे तोड़े साथ गांव वालों ने, हमने कहा था। उसके बाद पुलिस वालों को तहरीर दी अज्ञात में। उसके बाद में हमारे यहाँ 6 दिन बाद कागज फेंके उन लोगों ने। हमने कागज डालते देख ले, हमने उनसे कही कि भैया ये कागज के किसने फेंके हैं। उन्होंने कागज हमारा आवाज़ ना दी कि बड़े हुए पल्लम चले गए। हमने कागज उठा के सुबह को कागज नाम धरी रिपोर्ट कर दी। हमारी ना पुलिस वालों ने सुनी है किसी ने, और हम तहरीर अंतु दे दी, लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी पाओ कोई। बरेली में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी अनदेखी लापरवाही यहां पर देखने को मिल रही है और कई दिनों से यहां पर मिल रही सूचना को लेकर जब नेशन 24 न्यूज की यहां पर टीम ने देखा तो मामला सामने आया। यहां पर चंद्रकांति अस्पताल और साथ ही यहां पर डिवाइन हॉस्पिटल का मेडिकल वेस्ट रोड पर फैला हुआ था और साथ ही इसमें यहां पर संक्रमण फैलने का भी खतरा बना हुआ है। बगैर मानक के यहां पर चलाए जा रहे बरेली में यहां पर कई अस्पताल जिनके पास फायर तक की एनओसी नहीं है और जिसके पास जो है ना ही पार्किंग की व्यवस्था है और ना ही यहाँ पर स्टैंड की कोई व्यवस्था है। बरेली के यहाँ पर
सड़कें, अस्पतालों ने यहाँ पर अपनी पार्किंग बना रखी है। जांच कराई थी, फायर की एनओसी जिनके पास नहीं है तो वो हमने चिन्हित कर लिए, उनको हमने नोटिस भी दे दिया कि आप अपना लगवाएं, आपका रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया जाएगा। उसी प्रकार से जब इसकी आप बेस्ट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं जो तो उसमें हम जांच करके देखते हैं, अगर जिनके अंदर ये व्यवस्था नहीं है, जो सर्टिफिकेट जो हमें देखने को मिलता है उसमें लिखा है व्यवस्था है, यदि नहीं है तो हम उनका कार्रवाई करेंगे। उनका रजिस्ट्रेशन जानकारी करके आपने मुझे बताया, इसको मैं देखता हूँ कि हमारे यहाँ से क्या कोई पार्किंग की व्यवस्था के लिए कोई प्रावधान है क्या है, इसको हम आपको बताएंगे, चेक करके बताएंगे। उसका डिस्पोजल बहुत जरूरी है, कायदे से होना चाहिए, सबके सर्टिफिकेट लगे हुए हैं। अगर आपने कहा है तो मैं उसकी शिकायत की जांच करता हूँ, अगर नहीं होगा तो उनको दोषी पर रजिस्ट्रेशन करेगा। और भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ शहीद जनरल बिपिन रावत और साथ ही उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत और साथ ही उनके साथ शहीद हुए यहाँ पर देश के 11 वीर सैन्य अधिकारियों और साथी जवानों को आज भाटिया सेवक समाज संस्था के यहाँ पर प्रांगण में श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। इस मौके पर डिफेंस के यहाँ पर रिटायर्ड अधिकारी भी मौजूद रहे और अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित की। और साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर भाटिया सेवक समाज के प्रधान मोहन सिंह भाटिया ने बताया कि हेलीकॉप्टर हादसे को लेकर पूरे देश में यहाँ पर शोक की लहर और साथ ही आज संस्था की तरफ से दिवंगत वीर सैन्य अधिकारियों के सम्मान में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। और फरीदाबाद में 12 से 14 दिसंबर तक सेक्टर 12 स्थित कन्वेंशन हॉल के यहाँ पर प्रांगण में गीता जयंती महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। उपायुक्त जितेंद्र यादव के कुशल मार्गदर्शन में यहाँ पर गीता जयंती महोत्सव का जो है आयोजन किया जा रहा है। और साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर इस क्रम में यहाँ पर सभी संबंधित यहाँ पर विभागों और साथ ही गीता से जुड़े धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं संगठनों के यहाँ पर सहयोग से गीता जयंती महोत्सव का जो है कन्वेंशन हॉल प्रांगण में गरिमा रूप में यहाँ पर मनाया गया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। जब से हरियाणा में मनोहर जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से लगातार हरियाणा में हमारे गीता के प्रचार और प्रसार के लिए मनोहर जी की सरकार ने इस तरह अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती हर वर्ष मनाने का फैसला किया। उसी के अनुसार हर साल ये 3 दिवसीय गीता महोत्सव पूरे प्रदेश में मनाया जाता है, हर ज़िले में मनाया जाता है। आज फरीदाबाद में भी उसकी शुरुआत हुई है और ये मैं मनोहर जी को बधाई देना चाहूँगा, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आने वाली पीढ़ियों को हमारा गीता का संदेश। और उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा के चुनावों को लेकर और साथ ही उत्तराखंड में लगातार जो पहाड़ी इलाकों से पलायन हो रहा है और साथ ही उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार को लेकर और तमाम बिंदुओं को लेकर यहां पर बीजेपी नेता डॉक्टर प्रमोद नैनवाल से हमारे संवाददाता गोविंद रावत ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, मैं हूं गोविंद रावत। आज हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के नेता प्रमोद नैनवाल जी। सर नमस्कार, आपका नेशनल 24 न्यूज में स्वागत है। सर मेरा आपसे पहला सवाल है, क्षेत्र में आप लगातार जाने जाते हैं और क्षेत्र की समस्याओं के बारे में आपने सल्ट के विधानसभा से लेकर रानी के विधानसभा लगातार आंदोलन किए, तो थोड़ा सा आप बताएं कि क्या आपकी उसमें भूमिका रही और क्या क्या आपने उसमें। सामाजिक जो मुद्दे हैं, सामाजिक जो जन समस्याएं हैं, उनसे हमारा बहुत लंबा सरोकार रहा है। इन समस्याओं के समाधान के लिए लगभग 30-32 सालों से हमारा सतत संघर्ष रहा है। मेरा आंदोलन से बहुत लंबा रिश्ता रहा है। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के साथ ही क्षेत्र में शिक्षा की समस्या के समाधान के लिए राजकीय इंटर कॉलेज भतरोज खान में शिक्षकों और जो विद्यालय से संबंधित समस्याएं थी, इसकी समाधान के लिए 1989 में हमने ककलासो विकास संघर्ष समिति के तले बहुत बड़ा आंदोलन किया था, जिसमें कि शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारी जो समझौता वार्ता के लिए आए, उनसे समझौता वार्ता विफल होने पर उसको जनता के द्वारा उनको बंधक बना लिया गया और जनता की मांग इतनी प्रबल थी, जनता इतनी इस कदर आंदोलित थी कि सरकार को सारी मांगें माननी पड़ी। उसके बाद लगातार हमने 1996 में
कालाखेत में कोसी पंपिंग पेयजल योजना के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया। 21 दिन तक आंदोलन चला, जिसके फलस्वरूप करीब 21 करोड़ की योजना स्वीकृत हुई और आज लगभग 50 ग्राम सभाओं के लोग कोसी पंपिंग पेयजल योजना का पानी पीते हैं। इसी प्रकार सल्ट क्षेत्र में भी तोलियो हाई स्कूल के उच्चीकरण की बात करें या बछोड़ तहसील की बात करें, भिक्यासैंण विकास खंड में हम तमाम जितनी भी सड़कें बनी हैं, अल्ट्रासाउंड के लिए अस्पताल की समस्या की जो समस्याएं हैं उससे संबंधित हैं, तमाम समस्याओं के लिए हमारे द्वारा कई आंदोलन किए गए और धरना प्रदर्शन किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप मुझे बेहद प्रसन्नता है कि आज क्षेत्र में काफ़ी सड़कों का निर्माण हो गया है, अस्पतालों की बहुत सी समस्याओं का समाधान हुआ है। सर, आप रानीखेत विधानसभा से आते हैं और रानीखेत विधानसभा में सीवर एक बहुत बड़ी समस्या है यहाँ के लोगों के लिए, तो उसमें आपका क्या कहना है? आज रानीखेत शहर की जहाँ तक बात करें या जो हमारे आजकल जो अब यहाँ पर एक शहरी जो गांव जो शहर का रूप ले चुके हैं, चिलियानौला, ताड़ीखेत, भतरौज खान, भिक्यासैंण, तमाम जो गांव है रानीखेत समेत, इनमें सीवर की समस्या का समाधान होना चाहिए। लेकिन मुझे बेहद दुख है कि जिन जिन प्रतिनिधियों को हमने चुन के भेजा है विधायक के रूप में, उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन पूरी सक्षमता से नहीं किया, पूरी तत्परता से नहीं किया, पूरी जिम्मेदारी से नहीं किया, जिसके कारण आज सीवर की समस्या से ये जितने भी हमारे शहरी क्षेत्र है, अर्ध शहरी क्षेत्र है, उस समस्या से जूझ रहे हैं और उससे जनता को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। सर, मेरा अगला सवाल है, रानीखेत विधानसभा में सड़कें बदहाल हैं, खुद राष्ट्रीय राजमार्ग जो रामनगर से रानीखेत को आ रहा है वो खुद हालात उसकी बदतर हैं, तो उसमें आपका क्या कहना है? आप जिस मार्ग से अभी आए हैं, रामनगर से लेकर भतरौज खान रानीखेत तक, इस मार्ग की कई बार नेशनल हाईवे की घोषणा हो चुकी है और इसके सुधारीकरण के तमाम आज तक अटकलें लगी हुई हैं, लगती रही हैं और कई बार समाचार पत्रों में भी आया है कि इसका इस मार्ग का जीर्णोद्धार होना है। मुझे बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि लगभग 1915 की ये सड़क है और लगभग आज इसे 106 साल से ज़्यादा इस मोटर मार्ग को बने हो गए। हमारे इस इलाके में सबसे पुरानी सड़कों में से ये सड़क है, लेकिन आज उसकी दुर्दशा इस कदर है कि वहाँ से कोई आना नहीं चाहता है और तमाम इन गड्ढों के कारण, इस रोड के संकरी होने के कारण और जो रोड का जो ढांचा चरमरा गया है, इसके कारण बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो गई, सैकड़ों लोग काल कलवित हो गए हैं। लेकिन हमारे जनप्रतिनिधियों के कान में जूं नहीं रेंग रही है, इसके लिए इन्होंने कोई प्रयास नहीं किया है। इसलिए मैं आज जनता की तरफ से सरकार से भी मांग करता हूं कि सड़क की और तमाम जो सड़कें हैं इनको ठीक किया जाए, इनकी मरम्मत की जाए और इसको नेशनल हाईवे घोषित करते हुए इसका चौड़ीकरण किया जाए। सर, रानीखेत विधानसभा में पेयजल के बारे में हमने देखा लगातार पेयजल की दिक्कतें हो रही है, और तो उसमें आपका क्या कहना है? पेयजल की रानीखेत की समस्या, ताड़ीखेत की समस्या, भिक्यासैंण की, तमाम हमारे ककलासों, सिलूर, सल्ट, सिलूर के साथ धूराफाट, फल्दाकोट और तमाम जो क्षेत्र हैं पूरे ताड़ीखेत विकासखंड सब भी में बहुत भारी सब पेयजल की बड़ी समस्याएं हैं। यहाँ पर हमारे नैथना देवी पेयजल योजना और आपका भवानी देवी पंपिंग पेयजल योजना, सिलोर देवी की एक प्रस्तावित योजना है और हमारे धूरापाड़ क्षेत्र में, फल्दाकोट क्षेत्र में पेयजल के लिए लोग तड़प रहे हैं। पेयजल की भारी समस्या है, इसके समाधान के लिए बहुत कारगर उपाय आज तक किए नहीं गए और जनप्रतिनिधियों की भी उपेक्षा की ये इलाके शिकार हुए हैं और निश्चित रूप से इनका समाधान बहुत जल्दी है और त्वरित गति से इसके समाधान करने की आवश्यकता है। सर, मेरा आपसे अगला सवाल है, भाजपा की सरकार आई, उसने 3 मुख्यमंत्री बदल दिए भाजपा की सरकार में, इसे आप क्या मानते हैं, इसे जनता को फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? ये मुख्यमंत्री बदलना पार्टी के हाईकमान का तत्कालिक परिस्थिति के हिसाब से कि किसको क्या जिम्मेदारी देनी है, ये पार्टी का हाईकमान तय करता है और आज के मुख्यमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। युवाओं के बीच में एक आइकॉन के रूप में उन्होंने अपनी छवि बनाई है और उत्तराखंड की जो ज़मीनी हकीकत है, उत्तराखंड के युवाओं की, महिलाओं की, यहाँ की जनता की जो समस्याएं हैं, इनके समाधान के लिए वो बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं और मुझे बेहद प्रसन्नता है कि इतने कम समय में जिस प्रकार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ निरंतर ऊपर को बढ़ाया है, मुझे निश्चित रूप से मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की 60 पार का नारा चरितार्थ होने वाला है माननीय पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में। सर, मेरा आपसे अगला सवाल है, भाजपा ने एक नारा दिया है युवा नेतृत्व और युवा सरकार और युवा नेतृत्व का नारा दिया है, तो उस पर सरकार कुछ काम कर रही है, तो उसमें आप क्या? नहीं, युवा नेतृत्व तो आपने देख ही लिया। हमारे मुख्यमंत्री आज 50 साल से कम उम्र के मुख्यमंत्री हैं और बहुत अनुभवी मुख्यमंत्री हैं जिनको कई मुख्यमंत्रियों के साथ काम करने का अनुभव रहा है और उनके युवा होने का फ़ायदा उत्तराखंड की जनता को मिल रहा है। जिस दिन से वो मुख्यमंत्री बने हैं
पूरे इनके कार्यकाल में एक भी दिन उन राजधानी में रह करके उन्होंने आराम नहीं किया है। प्रत्येक दिन रोज वो यात्राएं करते हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, जन समस्याओं को सुन रहे हैं, अधिकारियों से उनकी समस्या सुन करके समस्याओं के समाधान का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। उनका युवा होने का फ़ायदा पूरे क्षेत्र की जनता को मिल रहा है और वास्तव में थोड़ा उनको समय और मिलेगा तो इसका पूरे प्रदेश को इसका फ़ायदा होने वाला है। सर 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी भी अपनी जगह बना रही है, क्या देख रहे हैं आप इसको? आम आदमी पार्टी को इसे आप चुनौती मानते हैं? किस तरह की नज़र से आप देखना चाह रहे हैं? जो लोकतंत्र में सभी पार्टियों को, सभी व्यक्तियों को संविधान के अनुसार चुनाव लड़ने का अधिकार है, अपना प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। लेकिन जहाँ तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, आम आदमी पार्टी एक झूठ का पुलिंदा है। आम आदमी पार्टी झूठे वायदे करके और जनता को झूठे ख्वाब दिखा करके यहाँ की जनता को ठगने के लिए यहाँ पर आ रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आम आदमी पार्टी का यहाँ कोई न तो कोई प्रभावी वजूद है और न कोई 2022 के चुनाव में न उनका वजूद रहने वाला है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता माननीय मोदी जी के नेतृत्व में उनको पूर्ण विश्वास है। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय धामी जी के नेतृत्व में जनता को पूर्ण विश्वास है। उनके नेतृत्व के सामने आम आदमी पार्टी या किसी भी और पार्टी का कोई बहुत ज़्यादा वजूद रहेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। सर भाजपा दोबारा जब सरकार बनती है, क्या प्रदेश को स्थायी राजधानी मिल पाएगी? स्थायी राजधानी तो अभी हमारे प्रदेश का और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का इसमें निर्णय करेंगे। लेकिन जहाँ तक एक भावनात्मक लगाव है गैरसैंण से या स्थायी राजधानी से, तो भारतीय जनता पार्टी ने इसमें बहुत निर्णायक कदम उठाया। आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के मुख्यमंत्रित्व काल में शीतकालीन राजधानी घोषित करके उस स्थायी राजधानी की तरफ एक महत्वपूर्ण और मजबूत कदम उठाया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्व की भांति जन भावनाओं का सम्मान करते हुए जन भावनाओं के अनुरूप कार्य करेगी। सर मेरा आपसे अंतिम सवाल है, रानीखेत विधानसभा से आप विधायक की दावेदार में हैं, विधायक की दौड़ में हैं, तो क्या विजन है? क्योंकि यहाँ पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते यहाँ पर रोडों की भी दशा खराब है, पेयजल की भी दशा है, पेयजल की भी लोगों को परेशानी हो रही है, तो आपका क्या विजन है और क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? नहीं, हमारे रानीखेत विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि सबसे ज़्यादा पलायन पिछले 20-22 सालों में अगर हुआ है तो हमारे इसी क्षेत्र से हुआ है। सबसे ज़्यादा रोडों की दुर्दशा अगर है तो इसी क्षेत्र में है। अगर हमारा बहुत से आसपास के विधानसभा को जब देखते हैं बड़ा कष्ट होता है कि कहीं पॉलिटेक्निक खुल रहा है, कहीं डिग्री कॉलेज खुल रहे हैं, कहीं विकास के कार्य हो रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ एकमात्र पॉलिटेक्निक था भतरोज खान का चौनलिया का, वो पॉलिटेक्निक तक बंद हो गया। यहाँ पर सड़कों की दशा ये है कि आज जो रानीखेत प्रॉपर के जो सड़कें हैं उनमें भी इतने बड़े गड्ढे हैं कि आज उनमें आए दिन उनमें दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं। मुझे बेहद दुख हो रहा है कि हमारे रानीखेत में, हमारे भिकियासैंण में एक मैदान तक अपने लोगों के लिए नहीं है। तमाम जो मूलभूत समस्याएं हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उससे यहाँ की जनता महरूम है। हमारे रानीखेत विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि सबसे ज़्यादा पलायन पिछले 20-22 सालों में अगर हुआ है तो हमारे इसी क्षेत्र से हुआ है। सबसे ज़्यादा रोडों की दुर्दशा अगर है तो इसी क्षेत्र में है। अगर हमारा बहुत से आसपास के विधानसभा को जब देखते हैं बड़ा कष्ट होता है कि कहीं पॉलिटेक्निक खुल रहा है, कहीं डिग्री कॉलेज खुल रहे हैं, कहीं विकास के कार्य हो रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ एकमात्र पॉलिटेक्निक था भतरोज खान का चौनलिया का, वो पॉलिटेक्निक तक बंद हो गया। यहाँ पर सड़कों की दशा ये है कि आज जो रानीखेत प्रॉपर के जो सड़कें हैं उनमें भी इतने बड़े गड्ढे हैं कि आज उनमें आए दिन उनमें दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं। मुझे बेहद दुख हो रहा है कि हमारे रानीखेत में, हमारे भिकियासैंण में एक मैदान तक अपने लोगों के लिए नहीं है। तमाम जो मूलभूत समस्याएं हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उससे यहाँ की जनता महरूम है। यहाँ पर पलायन के लिए पलायन का ये आलम है कि यहाँ पर जब हिमाचल प्रदेश बना था तो जिस हिमाचल प्रदेश की जब नींव वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने रखी थी तो इस चौबटिया गार्डन से सेब का पौधा लेकर के उन्होंने रोपित किया था हिमाचल प्रदेश को। आज हिमाचल प्रदेश फल पट्टी बन गया है, सेब के क्षेत्र में पूरे विश्व में नाम रोशन कर रहा है। लेकिन हमारा जो चौबटिया का डायरेक्टरेट था वो डायरेक्टरेट आज बंद हो गया है। यहाँ पर ड्रग फैक्ट्री की हमारा रानीखेत की आज वो बंदी के कगार पर है। यहाँ तमाम जो छोटे छोटे हमारे रोजगार देने के साधन थे वो समाप्त हो गए हैं। उसके लिए अगर सबसे ज़्यादा कोई जिम्मेदार है तो यहाँ के विधायक हैं।
यहाँ के विधायक जी ने अपने ड्यूटी का, अपने कर्तव्य का पालन पूरी तत्परता से नहीं किया है, लापरवाही बरती है, जिसके कारण हमारे रानीखेत क्षेत्र निरंतर विकास की दौड़ में पिछड़ता चला जा रहा है। और आज रानीखेत की ये दशा है कि यहाँ पर पीने के लिए पानी नहीं है, चलने के लिए अच्छी सड़कें नहीं हैं, विद्यालयों में शिक्षक नहीं हैं, इस प्रकार अस्पतालों में न डॉक्टर हैं, न अल्ट्रासाउंड के लिए उचित व्यवस्था है। और हमारे जितने भी हमारे यहाँ के चिकित्सालय हैं, चाहे रानीखेत के, भिकियासैंण के, पिलखोली के, आपका सियालकोट का, भतरोज खान का, नौघर का, तमाम जितने हॉस्पिटल हैं केवल और केवल रेफरल सेंटर बन के रह गए हैं। अगर हमारी किसी बहन की अगर तबीयत खराब होती है, विशेषकर प्रसवावस्था में, यहाँ पर छोटा मोटा ऑपरेशन भी करने के लिए यहाँ के डॉक्टर और यहाँ के अस्पताल तैयार नहीं हो रहे हैं, जिससे उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके लिए अगर कोई दोषी है तो वर्तमान विधायक जी की दोषी हैं, क्योंकि उन्होंने अपने क्योंकि जनता ने उनको सर आंखों में बिठाया था, इतने भारी बहुमत से जिताया था, उसके बावजूद भी स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा से लेकर पेयजल से लेकर तमाम जो समस्याएं हैं जस की तस बनी हुई। नमस्कार सर, आपका धन्यवाद। ये थे हमारे साथ भाजपा नेता प्रमोद नैनवाल जी। आगे भी हर बड़ी छोटी बड़ी खबरों के लिए बात करेंगे तो यहाँ पर अधिक से अधिक बाहर के जो राज्य के जो लोग हैं तो यहाँ पर आ रहे हैं, क्यों? वहाँ पर शेड्यूल में काम करते हैं, फिर भी स्थानीय जो लोग हैं उनको कहीं कोई रोजगार नाम नहीं है। जिस तरह की सरकार वादे करती है, जिस तरह के सरकार के नियम है, वो सब खोखले हैं। कहीं ना कहीं रोजगार जो लोगों को, जो उत्तराखंड के लोगों को रोजगार है, वो